कुमार सिंह जोधा जी के स्वागत के लिए वृंदा राठौड़ जी व योगेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं। हम सब युवाओं को भी सोचने की बात है और ऐसे ही विचारों पे आज हमारी भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश महामंत्री संगठन, कुशल संगठक, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस देश को राष्ट्रीय चरित्र युक्त व्यक्तित्व निर्माण करने के लिए लगा दिया, आदरणीय अजय जी भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष शंकर भाई गौरा जी, मेरी पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी सैनी, प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नाहर सिंह जी जोधा और देश से हमारे धनंजय जी और पार्टी के समस्त युवा मोर्चा के पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता बंधुओं, बहनों, पत्रकार बंधुओं, वैसे तो आदरणीय अजय जी भाई साहब ने हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन के बारे में बहुत कुछ आपको बता दिया। मैं सोचता हूं कि कुछ शेष रहा नहीं है। हम सब ने ये सुना कि किस संपन्न परिवार में जन्मे, एक बैरिस्टर परिवार में जन्मे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 में, जिन्होंने कलकत्ता में जन्म लिया और बहुत कम उम्र में, मैं सोचता हूँ कि 23-24 वर्ष की उम्र में जो बैरिस्टर बन गए, और यही नहीं जो 32-33 वर्ष की उम्र में और वायसराय बन गए, यानी कोई कम बात नहीं है। ये मतलब मेधावी व्यक्तित्व उनका रहा। और यही नहीं, उन्होंने और संघर्ष किया, देश को आज़ाद करवाने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शुरू से ही उनके मन में इस प्रकार के भाव थे कि इस देश को किस प्रकार से आज़ाद करवाया जा सके। और ये बात भी सही है कि उस समय कांग्रेस एक आंदोलन का रूप था, कोई कांग्रेस राजनीतिक पार्टी नहीं थी, और सभी राजनीतिक मानसिकता के लोग भी उसमें जुड़े हुए थे। सभी क्रांतिकारी भी उस समय कांग्रेस के सदस्य थे। कांग्रेस एक इसके नेतृत्व में सभी लोग खड़े हुए। और आपको पता है कि सुभाष चंद्र बोस 1936 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे। ये भी आप सब जानते हैं कि कई क्रांतिकारी भी उस समय एक झंडे के नीचे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपना प्रयत्न कर रहे थे। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बदलाव आया कि देश को आज़ाद किस प्रकार से करवाया जा सकता है। ये अहिंसात्मक आंदोलन गांधी जी लेकर के चले थे कि अहिंसात्मक आंदोलन करते करते हम अंग्रेजों को इस देश से भगा देंगे। वो इसमें प्रयत्नशील थे और देश की आम जनता भी ये सोचती थी कि गांधी जी के नेतृत्व में हम सब ये संघर्ष करें और इस देश को आज़ाद करवा सकते हैं। उस समय एक दूसरा भी विचार आया था कि क्रांतिकारी आंदोलन किया जाना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि चंद्रशेखर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन्होंने क्रांतिकारी तरीका अपनाया कि हम और क्रांतिकारी तरीके से अंग्रेजों को इस देश से भगा देंगे। और आप सब ये भी जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने भी एक आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी और वो जापान में जाकर वहां पर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की कि किस प्रकार से हम हिंदुस्तान को आज़ाद करवा सकते हैं, अंग्रेजों को हिंदुस्तान से भगा सकते हैं। कई अपने अपने तरीके थे कि इस देश को आज़ाद कराना, सबका ध्येय एक था कि देश आज़ाद करवाना है। उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी और प्रयत्नशील रहे कि इस देश को आज़ाद करवाने में जो कुछ भी करना पड़े और हम सब करेंगे, चाहे हमारा जीवन भी समर्पित करना पड़े, लेकिन देश को आज़ाद करवाना है। इसके लिए सब अपने अपने तरीके से लगे रहे। और आप जानते हैं कि एक समय तो ऐसा आया था 1942 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों को भगाने के लिए सुभाष चंद्र बोस जापान की तरफ से आज़ाद हिंद फौज को लेकर के आए थे। और उस समय हिंदुस्तान की सरकार अंग्रेजों के समर्थन में खड़ी थी और कैसे ये संघर्ष हुआ वो भी आप सबके सामने है, आप जानते हैं। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी
हमारे लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि अंग्रेजों को कैसे भगाया जा सके, और इस समय उनके मन में एक जोरदार अंतर्द्वंद चल रहा था कि कैसे क्या करना चाहिए कि अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके चले जाएं, इसमें हमें क्या तरीका अपनाना चाहिए। और उसी समय ये बात बिल्कुल सही है, हमारे आदरणीय अजय जी भाई साहब ने कहा कि जब बंग भंग का एक आंदोलन चला, बंगाल को तोड़ने का एक आंदोलन चला, जो आज आप देखते हैं कि पश्चिमी बंगाल हिंदुस्तान में है और बांग्लादेश जो अलग से बना हुआ है, इसको टुकड़े टुकड़े करने का जो षड्यंत्र उस समय चला था, अंग्रेजों ने चलाया था। और उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, हम बंगाल को तोड़ने नहीं देंगे, और इसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय की जो सरकार थी, उस सरकार में ये मंत्री थे, देश आजाद होने के पहले जो एक सरकार थी उस समय, अलग अलग क्षेत्रीय सरकारें थी, उसमें ये मंत्री भी थे, लेकिन इन्होंने इसी आधार पर उस समय मंत्री पद से भी त्याग पत्र दे दिया था कि हम बंगाल के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम बंगाल को एक रखना चाहते हैं। मैंने इस प्रकार का भाव उनके मन में था। मैंने किस प्रकार का सत्ता मोह त्याग दिया कि हमें सत्ता नहीं चाहिए, कोई जरूरी नहीं है कि हम ऐश आराम की जिंदगी हम जिए, नहीं संभव है, हम नहीं करना चाहते। हमको देश आजाद करवाना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, देश को एक रखना है, इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हम देश को एक रखना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जी के प्रति देश के आम नागरिकों के मन में एक आदर का भाव था। जब गांधी जी अनशन करते थे तो पूरा देश अनशन पे आ जाता था। जब गांधी जी कोई आदेश देते थे तो पूरा देश उनकी एक इच्छा को आदेश मान करके चलता था। कि देश में ऐसी स्थिति थी, तो इसके लिए एक ऐसा समय भी आया कि जब देश के टुकड़े भी हुए और धार्मिक आधार पर जब देश को तोड़ा गया। ये सब आप जानते हैं, उस समय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी कतई पक्ष में नहीं थे। वो चाहते थे कि देश के टुकड़े नहीं होने चाहिए, देश एक रहना चाहिए। लोक पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसी और भावना के थे। इस समय कई ऐसे नेता थे, मदन मोहन मालवीय, राधा कृष्ण, पंडित राधा कृष्णन, वो सब चाहते थे कि देश की एकता रहनी चाहिए, देश को तोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन अंग्रेज कूटनीतिक चाल चलते थे। वो जानते थे कि गांधी जी की बात पूरा देश मानता है, गांधी जी को पूरा देश आदर से देखता है। इसलिए गांधी जी को कहा गया कि आप तो देश की आजादी चाहते हो ना, यदि आप आजादी चाहते हो तो हम आजादी देना चाहते हैं, हम आपको आजाद करना चाहते हैं। लेकिन आजादी के साथ में उन्होंने तय किया कि एक जिन्ना पाकिस्तान चाहते हैं, आप हिंदुस्तान चाहते हैं, तो जिन्ना को पाकिस्तान दे दिया जाए। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश बना हुआ है, जो पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था, और उन्होंने इस प्रकार से देश के टुकड़े कर दिए। यह आप और हम सब जानते हैं कि उस समय देश का विभाजन हुआ। ये कतई पक्ष और इसके पक्ष में नहीं थे हमारे नेता। आप सब ये भी जानते हैं कि कांग्रेस के इस आंदोलन में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी, वो भी कांग्रेस के इस आंदोलन में सम्मिलित थे। हमारे द्वितीय सरसंघचालक परम पूज्य गुरु जी भी, वो भी इस आंदोलन में, क्योंकि उस समय का एक निर्णय था, एक सोच थी कि देश को आजाद कैसे करवाया जा सके, विभिन्न विचार के होते हुए भी। और सबने ये तय किया कि देश को आजाद कराना है, इसके लिए एक झंडे के नीचे खड़े हो जाओ, अपनी मन के भाव को रोक करके और सब एक मुखी होकर के और देश को आजाद करवाने में लगे रहे। जब देश के टुकड़े हुए तो इस देश के कई नेता नहीं चाहते थे कि देश के टुकड़े किए जाएं। आप सबने देखा होगा कि उस समय जब देश का विभाजन हुआ, उस समय किसी को पता नहीं था, जो सीमांत क्षेत्र थे उनको नहीं मालूम था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे या पाकिस्तान में रहेंगे। यानी ऐसी स्थितियां भी बनी। आपको पता है कि अंग्रेज जब गए तो इन रियासतों को स्वतंत्र करके गए थे, अलग अलग छोड़ के गए थे कि आपकी इच्छा है तो हिंदुस्तान में रहो, आपका मन है तो पाकिस्तान में रहो। ऐसे छोड़ के चले गए, ऐसे देश का टुकड़ा टुकड़ा में बांट करके चले गए। धन्यवाद देना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कि इन्होंने देश को एक करने के लिए उस समय पूरी सामर्थ्य लगा दिया और देश को एक करने में विभिन्न रियासतों को साथ में जोड़ करके भारत बनाए रखा। ये आप और हम सब जानते हैं। उस समय ऐसी स्थिति थी कि सीमांत क्षेत्र के लोगों को ये पता नहीं था कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे। एक पुस्तक है फ्रीडम एट मिडनाइट, आपने देखा होगा, जो आज तो प्रतिबंधित है। उस पुस्तक में है कि आजादी आई आधी रात, उसका हिंदी रूपांतरण भी हुआ था।
और आधी रात को जब 14 अगस्त को पाकिस्तान आजाद कर दिया गया था, 15 अगस्त को हिंदुस्तान आजाद किया गया था, ये आप और हम सब जानते हैं। उस रात को किसी को पता नहीं था सीमांत क्षेत्र को कि हम हिंदुस्तान में रहेंगे कि पाकिस्तान में रहेंगे। उस समय कत्लेआम कर दिया गया, मारा काटी मचाई गई, हमारे भाइयों को वहां से उनके मकान छीन लिए गए और बहन बेटियों की इज्जत और उन पर और नीलाम कर दी गई। यह स्थिति ऐसी बनी कि वहां से हिंदू पलायन करके हिंदुस्तान आने लगे और कुछ मुसलमान पाकिस्तान भी जाने लगे, लेकिन अधिकांश लोग और हिंदुस्तान में रह गए। ये स्थितियां रही, लेकिन सीमांत क्षेत्र के लोगों को ये नहीं पता था कि हम कहाँ रहेंगे। वहां पर नारे लगाते लगाते, नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर के नारे सुनते थे, लोगों के रोंगटे खड़े होते थे, भागते थे, घर बार छोड़ के भागते थे। ऐसी स्थितियां बन गई थी। आपको पता है कि हमारे अजय जी भाई साहब का भी गला अवरुद्ध हो गया था। वो स्थिति हम नहीं बयान कर सकते, शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। जो सीमांत क्षेत्र के लोग थे उनकी स्थितियां बहुत खराब थी। क्या होगा, हम कहाँ रहेंगे, कहाँ नहीं रहेंगे। ऐसी स्थितियों के बावजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश का एकीकरण किया। हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी, और जो उस समय अंतरिम सरकार बनी उसमें उद्योग मंत्री बने, वो स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने और इस देश के लिए सब कुछ किया, अपना त्याग किया, वो भी मन महसूस करके इस सरकार में मंत्री बने। मंत्री तो बन गए, लेकिन फिर भी उस समय हमारा देश संघर्षरत था। उस समय आपको पता है कि कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जी शेख अब्दुल्ला के दबाव में थे। उन्होंने कहा कि हम तो आजाद रहेंगे, हम न तो हिंदुस्तान में रहेंगे न पाकिस्तान में जाएंगे, अलग रह गए। हैदराबाद निजाम को तो कैसे भी करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और साथ में जोड़ने का काम किया, वो जुड़ गए, लेकिन कश्मीर अलग रहा। जब कश्मीर अलग रहा तो कश्मीर पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया और पाकिस्तान की कबायली सेना कश्मीर में घुसने लगी। कश्मीर में घुसते घुसते अंदर आने लगी। कश्मीर की सेना मुकाबला नहीं कर सकती थी, एक छोटा सा प्रदेश, उसके पास छोटी सी सेना, वो मुकाबला नहीं कर पाई और कबायली सेना अंदर आती गई, अंदर आती गई और कश्मीर, आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया। जब आधे कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो सर हमारे उस समय के हरि सिंह जी कश्मीर के महाराजा थे, वो दौड़ करके आए नेहरू जी के पास में। नेहरू जी से कहा कि मैं हिंदुस्तान में विलय करना चाहता हूँ कश्मीर का। नेहरू जी ने कहा कि शेख अब्दुल्ला को लेके आओ, उसके बिना मैं बात नहीं करूंगा। 2.5 दिन हो गए, 2.5 दिन गुजार दिए, नेहरू जी ने मिलने का समय नहीं दिया। 2.5 दिन बाद में जब मिलने का समय दिया तो शेख अब्दुल्ला को साथ लेकर के आए, तब समय दिया। तब तक पाकिस्तान ने आधे कश्मीर पर कब्जा कर दिया, जो आज भी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। ये उस समय के नेतृत्व की और भूल थी, बहुत बड़ी भूल थी कि आज आधा कश्मीर पाकिस्तान के अंदर है, आधा कश्मीरी हिंदुस्तान के साथ रह सका। लेकिन यहीं रुके नहीं, शेख अब्दुल्ला ने कुछ शर्तें रख दी। और शर्तें क्या रख दी कि मेरे यहाँ पर मुझे मुख्यमंत्री बनाया जाए और मैं वजीर आजम कहलाऊंगा, मीन्स मैं प्रधानमंत्री, मेरा को नाम दिया जाए। नेहरू जी ने स्वीकार कर लिया, वजीर आजम शेख अब्दुल्ला को स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हमारा कानून अलग रहेगा, आपका हिंदुस्तान का कानून अलग है, मेरे यहाँ का कानून अलग रहेगा। और आपको सबको पता है कि कश्मीर को अलग से कानून का अधिकार भी दे दिया। और कहा कि हमारा झंडा अलग रहेगा, हरा झंडा रहेगा, चांद तारा रहेगा। और नेहरू जी ने वो भी स्वीकार कर दिया और उसका एक निशान भी अलग हो गया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये तो गलत हो रहा है, हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये क्या मतलब है? जबकि हरि सिंह जी जब रियासतों को स्वतंत्र छोड़ दिया था तो रियासत के मुखिया तो हरि सिंह जी है, तो हरि सिंह जी की बात को मानना चाहिए। शेख अब्दुल्ला कौन होता है? क्यों शेख अब्दुल्ला की बात मानी जा रही है? बहुत विरोध किया, लेकिन विरोध के बावजूद भी नेहरू जी का पता नहीं क्या लगाव था शेख अब्दुल्ला के साथ कि उन्होंने शेख अब्दुल्ला की बात को स्वीकार करके और कश्मीर का विलय स्वीकार कर दिया। लेकिन एक देश में दो निशान तय हो गए, भारत का तिरंगा झंडा, कश्मीर का हरा और चांद तारा लगा हुआ झंडा, भारत का कानून संविधान और कश्मीर का अलग से कानून। अपने में से कई वकील होंगे जिन्होंने लॉ किया है, वो सब जानते हैं कि अभी तक
कुछ समय पहले तक जब फैसला आता था, सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती थी, तो उसमें अंतिम में एक लाइन लिखी जाती थी कि कश्मीर को छोड़कर शेष भारत में लागू। यानी यह स्थिति थी। 2 संविधान, 2 विधान, फिर कहा कि 2 निशान, 2 प्रधान, यानी हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री और पाकिस्तान में यानी कश्मीर में भी प्रधानमंत्री, यानी वजीर आजम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये ठीक नहीं है। वो गए हमारे परम पूजनीय गोलवलकर जी के पास, गुरु जी के पास। उनको एक लगता था कि एक ऐसा संगठन जो 1925 में जिसने जन्म लिया और वो राष्ट्रभक्त लोग पैदा कर रहा है, लोगों में राष्ट्रभक्ति के भाव पैदा कर रहा है, इस देश के लिए सर्वस्व समर्पण का भाव पैदा कर रहा है, ऐसा एक व्यक्तित्व वो निर्माण करने का काम कर रहा है। और उसी व्यक्तित्व के, उसी संगठन के घटक हमारे अजय जी भाई साहब हैं, ये आप सब जानते हैं। ऐसा एक व्यक्तित्व निर्माण कर रहे हैं जो इस देश का अहित कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस देश का नुकसान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस देश को एक रखने में जो अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, ऐसे लोगों का मुझे संगठन चाहिए। तो उस समय आपको पता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी जब प्रतिबंध लगा तो परम पूज्य गुरु जी ने भी सोचा कि एक ऐसा दल तो ऐसा होना चाहिए जो न्याय कर सके, इस देश को न्याय दे सके, भेदभाव नहीं करे, तुष्टीकरण नहीं करे, एक व्यवस्था से चले, सबको समान अधिकार देने का काम करे। ऐसा एक राजनीतिक दल तो होना चाहिए और एक देश की सत्ता ऐसे राजनीतिक दल के हाथ में होनी चाहिए ताकि देश का नुकसान नहीं हो सके, देश फिर से गुलाम नहीं बने, निरंतर इस देश प्रगति करता रहे और देश एक रहे, विकसित भारत बने। ऐसा एक उनके मन में भाव था। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे परम पूज्य गुरु जी के पास में आए, उनसे प्रार्थना की कि साहब आप इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और राजनीतिक दल बना दो। परम पूज्य गुरु जी ने कहा नहीं, हम एक सामाजिक संगठन है, हमारा धार्मिक संगठन है, हम केवल व्यक्ति निर्माण करते हैं, राष्ट्रीय चरित्र वाले नागरिक हम तैयार करते हैं, हम अपना काम जारी रखेंगे, हम तो यही काम करेंगे, राजनीति करने का काम आपका है, आप राजनीति करिए। उन्होंने कहा हमें ऐसे प्रबुद्ध और व्यक्तित्व दो, आप थिंक टैंक दो, जो ऐसे लोग इस संगठन को और मजबूत कर सके राजनीतिक क्षेत्र के अंदर। तो उन्होंने कहा कि आप ले जाइए अटल बिहारी वाजपेयी जी, बलराज जी मधो, गुरुदत्त वैद्य और ऐसे कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को उन्होंने बाद में अपने सुंदर सिंह जी भंडारी और ये भी उसमें जुड़े, तो वो दे दिए दीनदयाल उपाध्याय जी कि आप इनको लेकर के और अपना राजनीति चलाओ, राजनीतिक संगठन तैयार करो। वो राजनीतिक संगठन पल्लवित हुआ, फलीभूत हुआ, प्रयास करता रहा। लेकिन उस समय कश्मीर पर एक वो जो था ना कि कश्मीर में 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान, इसको लेकर के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बहुत व्यथित थे कि ये तो मिटना चाहिए, ये नहीं हो सकता। जब देश में एकीकरण हो गया, देश एक है, कश्मीर का हिंदुस्तान में विलय हो गया, तो ये कैसे रह सकता है। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक नहीं है। उस समय एक इनर लाइन परमिट था, यानी कश्मीर में यदि प्रवेश करना है तो एक प्रकार का वीजा टाइप का एक फॉर्म भरना पड़ता था। वो फॉर्म निर्धारित प्रक्रिया के तहत वजीर आजम के पास जाता था और वजीर आजम यदि अनुमति दे तभी वो व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता था। ये एक ऐसा कानून था। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा ये क्या बात है, ये तो हम नहीं स्वीकार कर सकते। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस कानून को तोड़ूंगा, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलने दूंगा। ये सोच करके उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा। साथ में हमारे कई आंदोलनकारी साथ में थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, बलराज मधोक थे, हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी थे, ये सब लोग साथ में गए। और साथ में गए तो जो ही बॉर्डर पर गए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नहीं, आप साथ नहीं चलोगे। तो अटल जी अड़ गए कि नहीं, मैं तो आपके साथ ही रहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, पता नहीं क्या होगा अंदर। शेख अब्दुल्ला पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता कि वो क्या कर सकता है आपके साथ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि नहीं, इस जो अभी पौधा तैयार हुआ है भारतीय जनसंघ, इसको वटवृक्ष बनाना है, इसलिए मैं आप में ये उम्मीद रखता हूं कि आप जाकर के इसको वटवृक्ष बनाओ, मजबूत संगठन तैयार करो। मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, मैं तो साथ ही जाऊंगा। तो
कहा कि मैं अध्यक्ष हूँ ना, हमारे यहाँ पर जो अध्यक्ष की व्यवस्था है, वैसे तो देखिए हमारे यहाँ प्रणाली इस प्रकार की बनाई है कि मैं अध्यक्ष हूँ ना, मैं आदेश देता हूँ कि आप साथ नहीं जाओगे, अध्यक्ष का आदेश नहीं मानोगे क्या, अनुशासनहीनता करोगे क्या? तो फिर अटल जी क्या करेंगे? जब अध्यक्ष से आदेश हुआ तो अटल जी, बलराज मधोक, ये गुरुदत्त वैद्य और हमारे दीनदयाल जी, ये सब लौट करके बाहर आए और वो बिना अनुमति के अंदर प्रवेश कर दिया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप कल्पना करिए कि जो नौजवान 53 साल का नौजवान नारा लगाता हुआ अंदर प्रवेश कर रहा है कि जहां मतलब एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, ये नारा लगा करके जो अंदर प्रवेश कर रहा है, आप कल्पना करो कि 1 महीने में उसकी हत्या हो जाए, 1 महीने में उसकी डेड बॉडी हमको मिले। ये हमारे मतलब देखिए कितना बलिदान उनका था कि कश्मीर का विलय हिंदुस्तान में हो और ये 2 विधान, 2 निशान, 2 प्रधान कभी भी नहीं चलने देंगे, इसको लेकर के उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी। और यही नहीं, आपको तो पता है, हमारे पत्रकार बंधुओं को पता है और आप में से जो पुराने लोग हैं उनको सबको मालूम है कि दीनदयाल जी उपाध्याय की हत्या कैसे हुई थी। वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और मुगल सराय में उनकी ट्रेन में से एक उनके डिब्बे को काट के यार्ड में डाल दिया, जिसमें एकमात्र शव मिला वो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी। देखिए ये हत्या नहीं तो क्या है, यानी एकमात्र डिब्बा काटा गया ट्रेन में से और उसमें भी एक डेड बॉडी, वो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के। तो हमारे कितने नेताओं ने और इस देश के लिए और कुर्बानियां दी, बलिदान दिया। यही नहीं, गोवा आंदोलन था, ये आप सबको पता है, पुर्तगालियों को भगाना था वहां से। गोवा तो अभी बहुत बाद में हुआ है, बहुत बाद में गोवा आंदोलन हमने किया है। ये जो अंडमान निकोबार वाला, ये आपको पता है, कई ऐसे ऐसे हुए संघर्ष, दमन दीव, इनको भी आजाद कराने का काम, ये सारा काम बहुत बाद में हुआ है, ये 60s में हुआ है, आप सबको पता होगा। तो हमारी इस संगठन ने बहुत कुछ दिया है। हमारा संगठन, अब इसके बारे में तो मैं आपको बताऊं कि आप सब युवा जो संकल्प लेकर के निकले हैं, तो ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इस देश को सुदृढ़ रखना है, देश को एक रखना है, देश को मजबूत रखना है, तो इसके लिए हमें और इतिहास की जानकारी भी होना चाहिए। हम सबको इतिहास पढ़ना चाहिए, इतिहास का अध्ययन करना चाहिए। कई लोग अपनी पीठ थपथपाते हैं कि हमने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं किया उन्होंने। कुछ किया है तो राष्ट्रीय चरित्र युक्त नागरिकों ने किया है, इस देश को एक रखने के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व समर्पण किया। आज भी देखिए, नेशन फर्स्ट की भावना किसके मन में है, राष्ट्र प्रथम का भाव किसके मन में है? इन्हें पार्टी को बाद में कर दिया और व्यक्ति को बहुत अंत में कर दिया। ये सोच और किसी पार्टी में देखने को मिलती है क्या? मैं कई बार कहता हूँ नौजवान साथियों, मुझे राजनीतिक बात आज ज्यादा नहीं करनी है, लेकिन आपको मैं बताऊं, जो हमारे विपक्ष में जो दल है ना, उनमें सोनिया जी जमानत पर है आर्थिक अपराध में, राहुल गांधी जी भी जमानत पर है, वाड्रा जी भी जमानत पर है, केजरीवाल भी जमानत पर है, संजय सिंह भी जमानत पर है, लालू यादव की पूरी टीम चारा घोटाला में जमानत पर है। ऐसे कई लोग, मुलायम सिंह जी की पार्टी के कई लोग जमानत पर है। और एकमात्र यदि कोई निष्कलंक व्यक्तित्व वाले लोग हैं, वो आप सबके सामने हैं, वो आप सब जानते हैं, उंगली नहीं उठा सकते। क्या मुकाबला करेगा कोई? क्या आपसे संघर्ष कर सकता है कोई? आपके सामने कौन टिक सकता है? किस आधार पर टिक सकता है? कोई मुद्दा चाहिए, विषय वस्तु चाहिए जिसके आधार पर कोई बात कर सके।
इसलिए आप उस संगठन के घटक हैं जिनके मन में राष्ट्र भाव है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे प्रेरणा स्रोत रहे, अटल जी जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, कोई परिवार नहीं, कोई कुछ नहीं। आज नरेंद्र भाई मोदी जी जिनका अपना कोई व्यक्तिगत परिवार कुछ भी नहीं है, 140 करोड़ भारतीय उनका अपना परिवार है, जिनके और उत्कृष्ट के लिए सदैव लगे हैं। ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे सामने हैं, ऐसे ऐसे